सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा आठ हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अध्याय 5 पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत इस पाठ की व्याख्या करेंगे। ठीक है। इस पाठ के जो लेखक हैं, इस लेख के जो लेखक हैं वो हैं अरविंद कुमार सिंह और मैं संग्राम सिंह आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियाँ जो पत्र व्यवहार हम एक दूसरे के साथ करते हैं, कागज़ पर लिखकर जो पत्र व्यवहार, जो चिट्ठियों का आदान प्रदान किया जाता है, उसकी दुनिया के बारे में बताया गया कि उसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या महत्वता है, उसके बारे में इस पाठ में अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है। उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इस पाठ का परिचय अरविंद कुमार जी ने अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनोखी। आजकल का ज़माना व्हाट्सअप, SMS, मोबाइल, ये यहाँ पर मोबाइल है, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई है। कोई समय था जब आपसी व्यवहार चिट्ठियों के माध्यम से ही होता था। उस समय फ़ोन वगैरह नहीं थे, इतना हाईटेक नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो चिट्ठियों के माध्यम से ही सारा आदान प्रदान होता था विचारों का। एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिया का इंतज़ार करते थे। डाकिया, पोस्टमैन जो चिट्ठियाँ लाता है वो, और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे और चिट्ठियों को इकट्ठा करके सहेज कर रखते थे, क्योंकि उनसे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती थी। अपने प्रियजनों, ये यहाँ पर है अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना, पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना बहुत ही सरल था। अपने प्रियजन, अपने जो प्रिय व्यक्ति हैं, उनकी चिट्ठियों को सहेज कर रखना, संभाल कर रखना, और जब मन करे, जब उनकी याद आए तो उनको वापस पढ़ना, उन यादों को फिर से ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्वता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियाँ होती थी। ठीक है। चिट्ठियों को संभाल कर रखना, यादें ताज़ा रखना। अभी तो क्या होता है, व्हाट्सअप, SMS वगैरह, आपकी मेमोरी फुल, आप डिलीट कर देते हो, फ़ोन हैंग हो रहा है, आप रीसेट करते हो, सारे मैसेज वगैरह गायब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पत्रों से जो व्यवहार, पत्रों से जो संतोष, पत्रों से जो आत्मीयता, पत्रों से जो प्रसन्नता हम लोगों को मिलती है, वह और किसी भी तकनीक से हमको नहीं मिल सकती। तो लेखक इस पाठ में उसी के बारे में विस्तृत आपको बता रहा है। आइए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीब, आश्चर्यचकित करने वाली, अचरज उत्पन्न करने वाली, अद्भुत। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों की जो उपयोगिता है, महत्वता है, वो हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम प्रेजेंट टाइम। अब इसमें जो कठिन शब्द है, उनके कठिन शब्द आपको पीछे इसके बाद मिल जाएंगे। नए ज़माने के, आधुनिकतम, नए ज़माने के, सिलसिला, चलन, विवाद, झगड़ा, दुनिया, संसार, तमाम, बहुत, केंद्रित, आधारित, अनूठी, अलग, सहेज कर, संभाल कर, संदेह, शक, दायरा, सीमा, तलाशते, ढूंढते। ठीक है। तो आधुनिकतम, जो नए ज़माने के संचार के साधन हैं, वह नहीं कर सकते। जो पत्र काम कर सकता है वह आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन और या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र का जो संतोष होता है, पत्र को पढ़कर जो संतोष मिलता है, उसका संतोष, वह जो खुशी की भावना है, वो फ़ोन या SMS के द्वारा हमको प्राप्त नहीं हो सकती। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र एक नया सिलसिला, चलन शुरू करते हैं, ट्रेडिशन शुरू करते हैं, और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं के जड़ भी पत्र ही होते हैं। जो पत्र संभाल के रखे गए, जो पत्र किसी ने लिख दिया, वो राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद जो झगड़े प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने अपनी सारी यादें, किसी ने अपनी सारी चीज़ें, किसी ने अपना व्यक्तिगत जीवन पूरा पत्रों के माध्यम से लिख दिया है,
तो उसके अंदर वो सारी चीज़ों से अवगत कराता है कि उस समय किसने क्या किया, किसने क्या किया। और जब वो पत्र खुलते हैं, जब वो पत्र ओपन होते हैं, जब वो पत्र सबके सामने प्रकाशित होते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि उसने किस किस के बारे में क्या बताया। तो फिर वहाँ से एक नया झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, नई बात उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब, इन सब की जड़ क्या होती है, वो भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य, दुनिया का जितना भी साहित्य वो पत्रों पर ही केंद्रित है। अपने द्वारा लिखे पत्रों को लोग छोड़ के जाते हैं, उन पर सारा साहित्य, उन पर फिर आने वाली पीढ़ी उन पर नए नए साहित्य की रचना करती है। मानव सभ्यता के विकास से इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता, जब से मानव सभ्यता का चलन हुआ है तब से पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। पत्रों का जो भाव है, पत्रों से पढ़कर जो खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, वो सभी जगह एक सी ही है। भले उसका नाम अलग अलग हो, भले पत्र को हम अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ बोलते हैं, जैसे उर्दू में बोलते हैं खत, संस्कृत में बोलते हैं पत्र, कन्नड़ में बोलते हैं कागद, तेलुगु में बोलते हैं उत्तरम, जाबू और लेख, तथा तमिल में बोलते हैं कड़ित। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र जितनी भी यादें हैं उनको सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हम हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने पत्र को लिखता है। हर एक के पत्रों का अपना दायरा, और हर एक के पत्रों का भी अपनी एक सीमा होती है। जिस सीमा तक वो लिख सकते हैं उनकी एक सीमा होती है, उससे बढ़कर वो लिखना नहीं चाहते और उससे बढ़कर वो लिखते नहीं हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग दायरा होता है, अलग अलग सीमा होती है। कोई किस क्षेत्र के लिए पत्र लिखता है, कोई किस क्षेत्र के लिए पत्र लिखता है, कोई अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए पत्र लिखता है, कोई दूसरों के व्यक्तिगत जीवन पर पत्र लिखता है, कोई आपसी व्यवहार, आपसी बातचीत के लिए एक दूसरे के साथ बात करने के लिए पत्र लिखता है, कोई जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री के लिए पत्र लिखा तो फिर उसकी पुस्तक छप गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पत्र है, जो कि सबका अपना अपना दायरा और अपनी अपनी सीमा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते। दुनिया भर में करोड़ों पत्र हैं जो एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों पर पहुंचता है। ठिकाने का मतलब क्या है, जगह, स्थान, अलग अलग जगह। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। भारत में रोज, इंडिया में 4.5 करोड़ चिट्ठियां रोज डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे। संचार का साधन तेज घोड़े क्यों रहे? क्योंकि एक पत्र दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। घोड़ों पर बैठकर लोग जाते थे। उसके बाद पहिए आए, फिर डाक गाड़ियों पर जाने लगा, फिर जो चिट्ठियाँ थी वो रेलवे और तार के माध्यम से भारी बदलाव आया। ठीक है, रेलवे के द्वारा पहुंचाई जाने लगी, फिर तार के माध्यम से। ठीक है, तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, और जो तार है उससे तुरंत प्रभाव से तेज गति से, रेलों से भी तेज गति से तार ने संवाद, एक बात दूसरी जगह पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार में क्या छोटी सी बात लिखी होती थी, एक छोटी सी बात के अंदर विस्तृत चीज़ आ जाती थी, और वो बहुत जल्दी पहुंचाने का काम तार करता था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। अब क्या आ चुके हैं, टेलीफोन, वायरलेस, रडार, ये सब चीज़ें संवाद को और तेज गति से पहुंचा रही हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। अब पिछली शताब्दी से क्या हुआ है, पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। फिर क्या हुआ, सिलेबस के अंदर पाठ्यक्रम में पत्र लेखन, जैसे आप, ये हिंदी है, हिंदी का एग्जाम आप देते हो तो उसमें पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन आप पढ़ते रहोगे जब तक आपके आता रहेगा। पत्र लेखन कला से संबंधित प्रश्न आपके आते रहेंगे। तो ये पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया ताकि लोग अवगत हो कि पत्र कैसे लिखते हैं, किस प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, जिस प्रकार के पत्र होते हैं लोग उसको लिखना सीखें। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। विश्व डाक संघ ने अपनी तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। किसने? विश्व डाक संघ ने ये सिलसिला शुरू किया। कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए? 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए। और कौन से सन में किया? 1972 में। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई।
बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों का तेज विकास होने के कारण अब पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पत्रों पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं, चिट्ठियाँ कम लिखते हैं, टेलीफोन SMS के द्वारा ही बातचीत हो जाती है, ठीक है। पर जो देहाती दुनिया ग्रामीण परिवेश है वो आज भी चिट्ठियों से ही चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने, यहाँ पर बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिट्ठियों की दुनिया तो रुक गई ये फैक्स, ईमेल, टेलीफोन आने से, परंतु जो व्यापारिक डाक है, व्यापार संबंधित जो पत्र लेखन है, वो उनकी संख्या अभी तेजी से बढ़ रही है। इस भाग के सारे कठिन शब्द यहाँ पर है। ठिकानों, जगह, साबित, सिद्ध, अहमियत, महत्व, हरकारे, दूत, शताब्दी, 100 वर्ष, प्रयास, कोशिश, संस्कृति, परंपरा, विकसित, बढ़ावा, पाठ्यक्रमों, सिलेबस, सिलसिला, क्रम, आवाजाही, आना जाना, देहाती, गांव, ग्रामीण। फिर जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी न किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया। तो ये बात फैक्ट है, कन्फर्म है कि हर व्यक्ति ने कभी न कभी किसी को न किसी को पत्र अवश्य लिखा है, और नहीं लिखा है, लिखवाया भी है। दूसरा, पत्रों का बेसब्री से इंतजार भी न किया हो ऐसा कोई शख्स नहीं है। ऐसा हर प्रत्येक शख्स ने कभी न कभी पत्र लिखा, पत्र का इंतजार भी किया है। हमारे सैनिक तो, हमारे जो देश के सैनिक हैं, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता, बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। वो अपने परिवार से दूर हैं तो पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दौर था, एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी घटा दी। परिवहन साधनों, आने जाने, आवागमन के जो साधन हैं, उन्होंने दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज के दौर में साधन और भी विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। और फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, ठीक है। आज देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों, अपने बड़े बुजुर्गों की चिट्ठियों को संभाल कर रखते हैं, ठीक है, उनसे यादें ताज़ा करते हैं। और जो लेखक है, पत्रकार है, कवि है, प्रशासक, सन्यासी, इनकी जो पत्र रचनाएं, इनके द्वारा लिखे हुए पत्र तो एक अनुसंधान का, खोज का विषय है। लोग अपने अनुसंधान में इन विषयों को लेते हैं, लोग खोज में इन विषयों को लेते हैं, इनके पत्रों को लेते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखा था, ठीक है, जिसके नाम पर एक पुस्तक भी छपी थी, तो ये जो पत्र था कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, अगर उस समय फ़ोन होता तो शायद जवाहरलाल नेहरू फ़ोन पर ही सारी बातें कर लेते, पत्र नहीं लिखते, ठीक है। परंतु उन्होंने पत्र लिखा, और जिससे देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला वो पत्र बना। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS मैसेजेस को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। फ़ोन में जो संदेश आने वाले हैं, हम ज़्यादा संदेशों को सब सहेज कर नहीं रख सकते। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई हैं, उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही उनकी याद है, उनकी धरोहर है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। और पत्रों को संभाल कर रखने में सबसे आगे कौन है? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। और दुनिया के जो तमाम संग्रहालय है, ठीक है, तमाम संग्रहालय वो बड़ी बड़ी हस्तियों के जो पत्र हैं उनको संकलन, उनको इकट्ठा करने में माहिर है, उनको संभाल कर रखते हैं। तमाम पत्र देश, काल, समय और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। और उस समय के जो पत्र, जो संग्रहालयों ने, ठीक है, जो संग्रहालयों ने म्यूजियम, संग्रहालय को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजियम, इन्होंने जिनको संभाल के रख रखा है पत्रों को, उन पत्रों को पढ़कर हमें उस समय का समाज, काल, उसको जानने में हमको सहायता मिलती है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने भी अपने परिवारजनों को पत्र लिखे। देखिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें कहेगी कि भारत की आज़ादी के समय जो महासंग्राम हुआ था, आज़ादी का युद्ध हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय जो भारत में अंग्रेजी शासक थे, उन्होंने भी अपने परिवारजनों को पत्र लिखे खूब सारे। अब उस समय पत्र लिखने में क्या, उन्होंने भारत की कंडीशन उसमें लिखी होगी, भारत की संस्कृति, सभ्यता के बारे में उसमें लिखा होगा। तो
वो जो पत्र हैं वो आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। लोगों को उस समय का ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ। इन पत्रों ने साबित कर दिया कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। और इन पत्रों ने, जो उनके परिवार के लोगों ने पत्र लिखा, उन्होंने यहाँ पर होने वाले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी लिखा। तो इससे हमको पता चला कि वो जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कितनी जमीनी मजबूती, कितने मजबूत तरीके से हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। ठीक है, महात्मा गांधी के पास जितने भी पत्र आते थे उन पर उनका कोई एड्रेस वगैरह लिखा नहीं होता था, सिर्फ ये लिखा होता था महात्मा गांधी इंडिया। अब वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो वहाँ पर उनके वो पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। ठीक है, आज़ादी के आंदोलन में जिन बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी उनके साथ भी ऐसा ही था। उनके नाम से पत्र लिखा होता था, पूरा एड्रेस नहीं होता था, बस महात्मा गांधी इंडिया इस प्रकार से लिखा हुआ आता था और वो जहाँ भी वो रहते थे वहाँ पहुँच जाता था। गांधी जी के जो हमने भाग पढ़ा उसके सारे कठिन शब्द यहाँ पर है। ठीक है, तो गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी जी समय के बड़े पाबंद थे, आत्मनिर्भर थे, अपना काम हमेशा स्वयं करते थे। तो गांधी जी के पास अगर कोई पत्र पहुंच जाता था तो उसका जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब भी लिख देते थे, वेट नहीं करते थे। जैसे उनको पत्र मिला वो उसका जवाब खुद दे देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से बाएं हाथ से लिखने जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा में लिखे गए पत्र। तो महात्मा गांधी के पत्र, तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे और पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम बनाकर रख लिया। जो बड़े हस्ती ने उनको पत्र भेजा तो उनके लिए बहुत सम्मान की बात हो जाती थी कि उस हस्ती ने उसके पत्र भेजा, तो उस पत्र को फ्रेम कराकर अपने घर की दीवार पर सजा कर रखते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने माने किताबें भी लिखी जा चुकी है और इन पत्रों के आधार पर जो बड़े बड़े पत्र लिखे जाते हैं उनके आधार पर बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। ठीक है, दस्तावेज होते हैं प्रमाण पत्र। किसी चीज का प्रमाण सबूत जो होता है वह उन पत्रों के माध्यम से मिल जाता है। ठीक है भाई, एक तो बात बोली, उसका क्या सबूत है? तो उसका सबूत होता है तो उसके द्वारा लिखा हुआ वो पत्र। ठीक है, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र, देखो पंत सुमित्रानंदन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। देखो, पत्रों के आधार पर जो पुस्तकें छपी है वो है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने और दयानंद सरस्वती की समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और मुस्तैद मतलब तत्पर रहते थे पत्रों का जवाब देने में, फटाफट से पत्र का जवाब वो जरूर देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। नेहरू और गांधी द्वारा लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच, देखो महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। देखो, पत्रों से 1915 से लेकर 1941 के बीच जितने भी पत्रों उनका आदान प्रदान हुआ उससे नए तथ्यों, नई जानकारी, उस समय की मनोदशा, उस समय उन दोनों की मनोदशा का लेखा जोखा उसमें मिलता है, उस समय के क्या हालात थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार की परंपरा
भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही है। परंतु जो पत्र व्यवहार का जो विकास है वो असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल, तमाम जितने भी सरकारी विभाग हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग जो है वो क्या करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है, किसकी, डाक विभाग। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। इतने तमाम साधन बन गए फिर भी चिट्ठी पत्री की हैसियत, जो चिट्ठी पत्री की महत्वता है, वो आज भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ के लोग, समुद्र तट पर रह रहे हो मछुआरे या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। चाहे किसी भी परिस्थिति में लोग रह रहे हों, किसी भी अवस्था में लोग रह रहे हों, वहाँ के हालात कुछ भी हो, परंतु वहाँ रहने वाले लोग आज भी बेसब्री से पत्रों का इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खत और अन्य सेवाओं के नियमों के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। ठीक है, आज भी लोग किसी न किसी चीज़ के लिए डाकघर अवश्य पहुंचते हैं। ठीक है, दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। दूर रह रहे, जो दूर बाहर देश में जाके, बाहर राज्य में जाके, अदर दूसरे राज्य में जाके जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपने घर पर पैसे मनी ऑर्डर के द्वारा भेजते हैं, तो उससे उनके घर का खर्चा भी चल रहा है। गाँवों और गरीब बस्तियों, गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत मतलब उसको भगवान का दूत, भगवान के दूत में रूप उसको देखा जाता है। तो ये जो पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित, इसमें सिर्फ ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो चिट्ठियाँ हैं उनका अभी भी महत्व बरकरार है। डाक विभाग, डाक, डाकिया, इन सब का अभी भी महत्व बरकरार है। कोई ना कोई काम हो, हमें डाकघर जाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं, चाहे संसार के कितने भी उन्नत साधन होंगे, फ़ोन ऐसे में सब कुछ होगा, फिर भी हमें डाकघर की उपयोगिता, महत्व तो हमारे जीवन में बनी है और बनी ही रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो।